हैं कूलम्स भाई साहब, जिन्होंने कूलम्स लॉ दिया है, ठीक है। सारे साइंटिस्ट के बाल उड़े हुए होते हैं, क्यों पता नहीं। चलो, तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है? सेम ग्रेविटेशनल लॉ के जैसा है, जैसा न्यूटन ने दिया था कि अगर दो चार्ज हैं Q और Q2, Q1 और Q2, अगर r दूरी पे है, अगर r दूरी पे है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो लगता है K Q1 Q2 बाई r। ये मैग्नीट्यूड वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे बताओ? अच्छा सॉरी, आर स्क्वायर, K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? ये तो मैग्नीट्यूड हो गया ना, K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अगर यही फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है कूलम्स लॉ को, तो हाउ यू विल रिप्रेजेंट इट इन द वेक्टर फॉर्म? अपॉन ठीक है, मतलब डायरेक्टली आप K Q1 Q2 R वेक्टर बाई R का क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब आ जाएगा फिर, क्योंकि एक वेक्टर आपने ऊपर ऐड किया ना, तो नीचे भी तो एक बढ़ेगा, ठीक है। या आप यहां पर खाली कैप डालते डायरेक्शन, तो R स्क्वायर ही रहता, या तो ऐसे लिखते K Q1 Q2 R कैप बाई R स्क्वायर, तब R स्क्वायर रहता नीचे। लेकिन अगर आप ऊपर पूरा एक R वेक्टर कर दे रहे हो तो नीचे R क्यूब, ठीक है। अब क्या आपको यह पता है कि ये फॉर्मूला कब यूज करना है और ये फॉर्मूला कब? जब भी क्वेश्चन 1D या 2D का हो, 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन, तो ये यूज करना। और जब भी क्वेश्चन 3 डायमेंशन का आ जाए, तो ये 3 डायमेंशन इससे होगा ही नहीं, इंजीनियरिंग का क्वेश्चन हो जाएगा, तब भी नहीं होगा, पीएचडी का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा ना, कि एक क्यूब था, रखा हुआ था, इस क्यूब के हर कोने में एक एक चार्ज था क्यू। हेलो, तो इस एक चार्ज के ऊपर बाकी चार्जेस के कारण फोर्स बताओ, तो 3D ऑब्जेक्ट आ गया। जैसे ही 3D आया, तुरंत समझ जाना कि अपन को वेक्टर फॉर्म यूज करना है, और वेक्टर फॉर्म से ये क्वेश्चन इतना इजी हो जाता है, ये मैं करके दिखाऊंगा आपको, ओके। इस सेम क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्म से एकदम इजी हो जाएगा, और इससे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। कहां कहां इधर उधर ऐसे स्पेस में कंपोनेंट करो, क्या करो, समझ ही में नहीं आएगा कुछ क्या चल रहा है, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म से बस लगाते जाओ वेक्टर 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 वेक्टर, और तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ज्ञान की बात मेन है, ज्ञान की बात डायरेक्टली फ्रॉम कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं सुन लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं ज्ञान की बात। ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, ठीक है। जो कूलम्स लॉ आपने पढ़ा, वो कूलम्स लॉ सिर्फ किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्ज, ठीक है। या फिर अपन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को भी क्या मान लेते हैं? पॉइंट चार्ज जब उनके बाहर निकालना हो, या एक के कारण दूसरे में निकालना हो, यस, तब, ठीक है। जब अभी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह की बात करेंगे, तब अपन उसको एज अ पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते किसी बड़े ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो यहां पर अपन कई बार ऐसे एक बड़ी सी चार्ज यहां है, एक बड़ा सा मान लो बॉल यहां है, दोनों चार्ज हैं, तो दोनों को अपन पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के सेंटर में रख देते हैं, और फिर आर दूरी पे फोर्स निकाल लेते हैं, यस। बट ऐसा हमेशा नहीं कर सकते अपन, वो जो फॉर्मूला वैलिड है किसके लिए? पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, तो अपन इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और फिर करते हैं। के की जो वैल्यू है वो क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कहां से आई ये तो पता ही होगा। के की यूनिट निकालना है तो फोर्स न्यूटन, रेडियस मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, चार्ज कूलम, तो अपॉन कूलम स्क्वायर, यस। देखो मैं अभी आपको अगर कुछ लगता है ना कि सर फास्ट हो रहा है, तो बोल देना सर इसको फिर से एक्सप्लेन करो, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे को आइडिया नहीं ना कि कितना आपका कैचिंग पावर बहुत अच्छा है, तो मैं वो मान के कि आपका अच्छा है करके मैं अभी तेज तेज चल रहा हूँ, यस। तो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी, हाँ, परमिटिविटी, ठीक है। और एक होती है परमिएबिलिटी। म्यू नॉट क्या होता है? स्पेलिंग तो मेरे को भी नहीं मालूम, परमिएबिलिटी कुछ होता है, परमिटिविटी होता है, ठीक है। दोनों बताते क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमिटिविटी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमिएबिलिटी?
बिल्कुल, कितने अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकती है किसी भी मीडियम में, वो बताता है एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या बताता है? कितने अच्छे से मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है। आप ये बोल सकते हो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पर यूनिट वॉल्यूम कितनी ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड हो सकती है, वो बताएगा एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी। ठीक है, और अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी ज्यादा मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो सकती है, कौन बताएगा? परमिएबिलिटी। मतलब म्यू नॉट ज्यादा तो ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी और म्यू नॉट कम तो कम एनर्जी। ठीक है, तो ये है परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी, जिसकी वैल्यू होती है 8.854 या फिर 8.84 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, इंटू 10⁻⁻12 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, पक्का? इसका उल्टा देखो ना, k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट है वो क्या होगी? k की उल्टी, तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है, तो ये हो जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, k इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम के बारे में बताता है। फोर्स हमेशा लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स होती है, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, सो वर्क डन इन अ लूप इज 0। ठीक है, अगर एक लूप में कंजर्वेटिव फोर्स है ना, जैसे ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारे कंजर्वेटिव है, तो एक लूप में मतलब कहीं से घूम फिर के कहीं वापस आ गए तो नेट वर्क डन ग्रेविटेशन का भी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी 0 और मैग्नेटिक फील्ड का भी 0। बेसिक बातें थी, ये सब तो बचपन से याद रहती है ना, कि फोर्स हमेशा लाइन